नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन और आज की पंचायत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे हाथ में मोबाइल है। ये वो मोबाइल फ़ोन है जिसमें हमारी पूरी ज़िंदगी शायद निर्भर करती है। हमारा लेन देन, हमारा बही खाता, हमारे सारे रिश्ते नाते सब इसी पे डिपेंड करते हैं। अब आपके हाथ में ये जो मोबाइल है बस यही तय करता है। लेकिन ये आपका ज़रूर है, लेकिन कई बार आप किसी के झांसे में आने के बाद ये भूल जाइए कि ये आपका रहता है, क्योंकि इस पर किसी और का हक हो जाता है और इसी से आपको बरगलाकर वो आपके अकाउंट में सेंधमारी करता है और आपके मेहनत की गाढ़ी कमाई को वो ले लेता है, छीन लेता है, चुरा लेता है और आप कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम तकनीकी दौर में हैं। विकास, 5G की रफ्तार, सब कुछ है, लेकिन शायद हम एक्सपर्ट खुद को समझकर भी इतने एक्सपर्ट नहीं बन पाते और तभी हम हो जाते हैं डिजिटल अरेस्ट। ये एक ऐसी घटना की हम बात कर रहे हैं जिसमें शायद संख्या 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, अनगिनत हैं जो ठगे गए। डर से, सहम के, बरगला कर, बहला फुसला कर, हर तरीके से उनको खेड़ा गया और अंत में हुआ क्या? वो विक्टिम बन जाते हैं। और आज की पंचायत में उन्हीं विक्टिम से हम बात करेंगे। इसका निदान क्या है ये भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। साइबर ठगों का माइंड गेम, डर दिखाकर करते हैं खेल। हैकर्स बुनते हैं जाल, बना देते हैं कंगाल। डिजिटल अरेस्ट से सावधान, बन सकते हैं शिकार। देश में साइबर क्राइम की घटनाओं में तेजी से इजाफा हो रहा है। ऑनलाइन धोखाधड़ी का सबसे नया तरीका है डिजिटल अरेस्ट, जिसमें अपराधी पीड़ित को गिरफ्तार करने का नाटक करते हैं। डिजिटल अरेस्ट में अपराधी वीडियो कॉल करके अपना बैकग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन जैसा दिखाते हैं। किसी मामले में गिरफ्तारी का डर दिखाकर पीड़ित को घर में कैद कर देते हैं। पीड़ित की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाती है, आने जाने पर निगाह रखी जाती है, धमकी देकर वीडियो कॉल पर लगातार बने रहने के लिए मजबूर किया जाता है। पीड़ित को परिवार या फिर किसी को भी इस बारे में कुछ न बताने की धमकी दी जाती है। ऐप डाउनलोड कराकर फर्जी डिजिटल फॉर्म भरवाए जाते हैं। पीड़ित को लगता है कि पुलिस उससे ऑनलाइन पूछताछ कर रही है या मदद कर रही है। केस बंद करने और गिरफ्तारी से बचने के लिए मोटी रकम की मांग की जाती है। डमी अकाउंट बताकर उसमें पैसों का ट्रांजैक्शन करवाया जाता है। पीड़ित साइबर ठगों की बातों में आकर अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई उनके डमी अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। पैसा ट्रांसफर होते ही आरोपी ऐप के जरिए की गई कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जांच एजेंसियों को चकमा देने के लिए अब तो विदेश में बैठे जालसाज वर्चुअल कॉल को टूल बनाकर लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर ठग रहे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में पिछले 8 दिन में डिजिटल अरेस्ट कर ठगे गए 3 लोग वर्चुअल कॉल का ही शिकार हुए हैं। ताजा मामले में HAL के एक पूर्व कर्मचारी साइबर ठगी का शिकार बन गए। साइबर ठगों ने पहले खुद को CBI अधिकारी बताकर रिटायर्ड HAL कर्मचारी को झांसे में लिया, फिर आतंकवादी संगठनों से संबंध होने की बात कहकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। 4 घंटे डिजिटल अरेस्ट में रखा और 23 लाख रुपए वसूल लिए। डिजिटल अरेस्ट का मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर से भी सामने आया। यहाँ पर रामकृष्ण मिशन के स्वामी सुप्रदीप्तानंद एक बड़ी साइबर ठगी का शिकार बन गए। उन्हें 26 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखकर साइबर अपराधियों ने 2 करोड़ 70 लाख रुपए की ठगी कर ली। राजस्थान के झुंझुनू की एक महिला प्रोफेसर को तो साइबर ठगों ने 3 महीने तक ऑनलाइन मॉनिटरिंग में रखा। इस दौरान महिला प्रोफेसर से हर 2 घंटे में रिपोर्ट मांगी गई कि वो किन लोगों से मिल रही हैं और कहां जा रही हैं। महिला को अपराधियों ने डिजिटल वेरिफिकेशन के नाम पर धमकाया और पूरी संपत्ति अटैच करने की कहानी रच डाली। आरोपियों ने 3 महीने में महिला से अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए 7.67 करोड़ रुपए ठग लिए।
महिला को कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को ट्राई का अधिकारी बताया और उनकी आईडी से जारी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल साइबर क्राइम में होने का डर दिखाया। इसके बाद अपराधी कभी सीबीआई, ईडी तो कभी मुंबई के पुलिस अधिकारी बनकर प्रोफेसर को डराते रहे। अपराधियों के झांसे में आकर महिला प्रोफेसर ने 29 अक्टूबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक 42 बार अलग अलग बैंक खातों में पैसा जमा कराया। ठगों ने उन्हें झांसा दिया कि सुप्रीम कोर्ट से मामले का निस्तारण होते ही पूरा पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा। पुलिस जांच में सामने आया कि ये पैसा 200 बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर हुआ, जिनमें से कुछ खाते विदेश में भी हैं। साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोशल मीडिया ऐप और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते वक्त हमें सतर्क रहना चाहिए। कभी भी अनजान वीडियो कॉल रिसीव नहीं करना चाहिए। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी प्रोफाइल्स को प्राइवेट रखना चाहिए, क्योंकि अधिकांश मामलों में साइबर ठग इन्हीं सोशल साइट से लोगों से जुड़ी जानकारियां जुटाते हैं और लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। गृह मंत्रालय की साइबर विंग के मुताबिक डिजिटल अरेस्ट के जरिए साइबर अपराधी हर दिन मासूमों से करीब 7 करोड़ रुपए ठग रहे हैं। अक्टूबर 2024 तक डिजिटल अरेस्ट के कुल 92,334 मामले सामने आए हैं, जिनमें 2,140 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी हुई है। अगर औसत निकाला जाए तो हर महीने 214 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की गई है। हालांकि ये तो महज एक छोटा सा आंकड़ा है, जबकि असली नंबर इससे कहीं ज्यादा हैं। साइबर ठगी की काफी घटनाएं तो रिकॉर्ड ही नहीं होती हैं, क्योंकि बहुत से लोग डर और बदनामी की वजह से सामने ही नहीं आते हैं। रिपोर्ट आपने देख ली। इस खतरे को भी आप जानते होंगे, इसके बारे में सुनते भी होंगे। आजकल आप किसी को कॉल भी करते हैं तो आपको आगाह किया जाता है, सचेत किया जाता है, लेकिन फिर भी ये घटनाएं होती है। और आज ऐसे ही विक्टिम से हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं, पहले उन लोगों से हम आपको मिलवा दें। हमारे साथ अनिरुद्ध बापट हैं, हमारे साथ कृष्णा दासगुप्ता जी हैं, हमारे साथ इकरार अहमद हैं, शिल्पी हैं, विनोद कुमार है। ये विक्टिम्स हैं जिनके साथ साइबर ठगी हुई। इसके अलावा हमारे साथ साक्षर दुग्गल हैं, ये साइबर एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ वेद भूषण शर्मा है, ये फॉर्मर दिल्ली पुलिस के ऑफिसर हैं। तो आप सभी का स्वागत है। आप लोगों से बात करूं, मैं शुरुआत सबसे पहले कृष्णा दास जी से करूंगा। कृष्णा दास जी के साथ हुआ क्या था ये मैं आपको बता दूं। कृष्णा दास जी के साथ ठगी होती है, और वो ठगी तब होती है जब वो दिल्ली में, यानी दिल्ली से सारा कुछ केस जुड़ा हुआ। मामला क्या है एक बार वो देख लीजिए। कृष्णा दास जी के साथ 83 लाख रुपए की ठगी होती है। ये दिल्ली की निवासी हैं, हालांकि अभी ये मुंबई में रहती हैं अपनी बेटी के साथ, लेकिन इनसे 83 लाख रुपए ठग जाते हैं। मोबाइल पर नोटिफिकेशन और रिकॉर्डेड मैसेज आता है, और पोर्नोग्राफी मटेरियल और मनी लॉन्ड्रिंग का कृष्णा दास जी को डर दिखाया जाता है, जिसकी जाल में कृष्णा दास जी फंस जाती हैं, और उसके बाद उनके चाल के हिसाब से ये अपना पैसा गंवा देती हैं। पूरा वाकया क्या है कृष्णा दास जी की ज़ुबानी सुनते हैं। कृष्णा दास जी, इस घटनाक्रम को हमने संक्षेप में बताया, क्या हुआ था आपके साथ? हाँ, नमस्कार। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। इट वॉज 24th of May, अराउंड 9 o'clock एक टेलीफोन कॉल आया जी। तो मैंने टेलीफोन उठाया तो उसमें एक रिकॉर्डेड मैसेज आ रहा था। तो मुझे अच्छी तरह समझ में नहीं आया, बट ओनली दैट योर टेलीफोन विल बी ब्लॉक्ड, ये पता चला। तो मैंने सोचा टेलीफोन ब्लॉक हो जाने से तो प्रॉब्लम है, तो पता करूँ कौन है ये। एक्चुअली मैं उस टाइम मेरे को अवेयरनेस नहीं था अबाउट ऑल दिस फ्रॉड थिंग हैपनिंग एंड ऑल। तो मैंने वहाँ पे कॉल बैक किया सेम नंबर पे। ओके। तो मैं जब कॉल बैक किया तो उन्होंने बोला कि मैडम आपके नंबर से बहुत सारे एब्यूसिव लैंग्वेजेस फ़ोन कॉल गया है इन बहुत जगह पे। देयर आर 20 कंप्लेंट्स केम टू मुंबई थाना पुलिस स्टेशन। सो आपको एंड देयर आर पोर्नो फोटोग्राफ्स ऑल्सो सेंड फ्रॉम द सेम नंबर and not your number, it is another number taken in your name. So आपको दिल्ली में मुंबई आना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में। तो मैंने बोला मैं तो दिल्ली रहता हूँ, हाउ कैन आई रीच इन 2 hours टू मुंबई। देन उन लोग बोलते हैं अच्छा मैडम, तो आपको हम हमारा पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो पुलिस के साथ जब कनेक्ट किया तब उन लोगों ने बोला कि मैडम ऐसा है, आपका ऐसा ऐसा हुआ, द सेम थिंग दे टोल्ड। तो उसके बाद बोला कि मैडम आपको आपके बारे में और तो कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, आपका आधार कार्ड नंबर बताइए।
तो आई थॉट आई कैन सी, सो इट वाज ए वीडियो कॉल जहाँ पे मैं उनका खाली पुलिस स्टेशन का एम्ब्लेम, लोगो ये सब देख रहा था, बट नो पर्सन आई कुड सी, ओके, बट दे कुड सी मी, ओके, दे टोल्ड मी तो CBI डिपार्टमेंट का है तो आप हमें नहीं देख सकते। तो मैंने उनको बोला कि आधार कार्ड नंबर दिया, और उसके साथ साथ उन्होंने बोला ओ माय गॉड, आपने तो नॉरिस गोयल का केस में भी फंस गए हैं, तो बहुत लोग इसमें जेल पे हैं, तो आपको भी आप भी किसी भी टाइम में जेल में ले जाए जाएंगे। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि मैडम फटाफट आप जरा अपना व्हाट्सएप देखिए, सब कुछ छोड़ के व्हाट्सएप देखिए। तो मैंने व्हाट्सएप देखा तो बोला, वहाँ पे देखा अरेस्ट वारंट आ गया एंड ऑल दिस थिंग्स। सो आई वॉज लिटिल बिट नर्वस, ऑल दिस थिंग। दे सेड मैडम शायद आपका कोई गलती ना भी होगा, लेकिन अगर ये हुआ है तो आपको तो पुलिस स्टेशन, थाने पे तो जाना ही पड़ेगा, यू विल बी अंडर अरेस्ट, वहाँ पे आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। सो प्राइमरीली यू हैव टू गो अंडर जेल हाउएवर। सो आई वॉज लिटिल नर्वस। बोले मैडम हम कोशिश करते हैं आपको कैसे डिलीट किया जाए, हम अपना ऑफिसर के पास जाते हैं, आप भी रिक्वेस्ट करिए उनको, आपको केस प्रायोरिटी के तौर से लिया जाए। तो एक जन जाता है अंदर जाके पूछता है, बोलता है, जाते ही तो ऑफिसर बोलता है आई कैन हियर द वॉइस, नो नथिंग इज सीन। तो ऑफिसर बोलता है इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया अभी तक? तो इन्होंने बोला कि सर ये तो सीनियर सिटीजन है, लग नहीं रहे ये इन्वॉल्व है, तो इनको कुछ मदद कर सकते हैं। बोले हाँ हम बात करेंगे इनसे, ठीक है मदद करेंगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम ऐसे ऐसे हैं, हो सकता है आपको इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन आजकल बहुत लोग ऐसे फंस रहे हैं, तो हम आपको मदद करेंगे, 24 से 48 घंटे के अंदर हम आपको फ्री कर देते हैं। तो आप पहले बताइए आपको बैंक में कितना अमाउंट है? तो मैंने बोला मैं तो बोल नहीं पाऊँगी एग्जैक्टली कितना अमाउंट है। तो बोला आप एक काम करिए, आप खाता बही सब कुछ बैंक का पेपर्स लेके एक बैंक में चली जाइए, आपका बैंक कितना दूर है? तो मैंने बोला 2 मिनट का रास्ता है। तो बोला आप चली जाइए। तो वहाँ जाके बोला मैंने बैंक में जब आप जाएंगे तब आप कोई फ़ोन पे बात नहीं करेंगे, तब खाली व्हाट्सएप में बात होगा। तो व्हाट्सएप पे मैं आपको आप पहले सब कुछ जितने FD है सब कुछ निकाल के आप अपने अकाउंट में लाइए, उसके बाद मैं आपको एड्रेस भेजेंगे, वो RTGS करके उस एड्रेस पे भेज देना आप। तो मैंने उनको पूछा कि इफ़ यू हैव एनी सच काइंड ऑफ डाउट व्हाई डोंट यू फ्रीज माई अकाउंट एंड चेकअप? आपने मुझे इसको विथड्रॉ करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? व्हाई शुड बी विथड्रॉन फ्रॉम योर साइड? तो बोला नहीं मैडम, ये जो हमारा गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल ही यही है, जो प्रायोरिटी केसेस हैं उनको हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। नहीं, आप तो पढ़ी लिखी हैं, फिर 24 घंटे के अंदर आपको वापस ये प्रोसेस आपको अगर सस्पिशियस लग रहा था तो उस वक्त अपने आप को क्यों नहीं रोक रही थी? आप बैंक भी पहुंच रही हैं, सारे पैसे एक अकाउंट में ट्रांसफर कर रही हैं। कितने देर कन्वर्सेशन हो चुका था ये? हाँ, सी आई वॉज अंडर अरेस्ट फॉर 12 आवर्स। कन्वर्सेशन तो 9 बजे शुरू हुआ, इट वॉज अराउंड मे बी 10:30-11। माय गॉड। सो एक्चुअली दे वर सो काइंड एंड कंसिडरेट टुवर्ड्स मी, तो मुझे कभी ये नहीं शक हुआ कि दे आर चीटिंग मी। बोले मैडम 48 घंटे के अंदर आपका सारे पैसा वापस आ जाएगा, ये गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है, आपको बिल्कुल घबराने का बात नहीं है। एंड इनके बीच में क्या हुआ, एक बार द ऑफिसर हु वाज टॉकिंग टू मी, उन्होंने बोला कि मैडम हम कभी भी कैमरा के सामने आते नहीं हैं, ये हमारा प्रोटोकॉल नहीं है, हम CBI का है, लेकिन जस्ट फॉर यू आई एम कमिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, ताकि आपको ये ना लगे कि आपके साथ कोई गड़बड़ हो रहे हैं। That is a smart looking gentleman comes in front of the camera in police dress. Madam, I am so and so. I am handling your case. I'll help you. And आपको जैसे हम जितना जल्दी हो आपको आप रिहा कर दिया जाए। So I was never having any that kind of fear. Even when I was asking them about this, that how are you यही can तो freeze my स्मार्टनेस account है and ऐसे check. क्रिमिनल्स की। That time also वो आपकी ब्रेन से खेलते हैं, आपकी फीलिंग से खेलते हैं। साइबर एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं। साक्षी, कहाँ पे ये गलती कर गई कृष्णा जी? किस मोमेंट पे चाहती तो अपने आप को संभाल सकती थी? देखिए, डिजिटल अरेस्ट की बात ही ऐसी है, वो आपको वीडियो कॉल पे इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनको ये लगे कि आप कहीं और किसी से बात ना करें, पता लगा किसी और ने आपको कुछ बता दिया, आपका दिमाग चल गया, आप 24 घंटे उस वीडियो कॉल पे लगे रहें। जहाँ तक आपने सवाल पूछा है कि कार रुक सकती थी, देखिए जब भी इंटरनेट पे पैसों की लेन देन, OTP, रैंडम लिंक्स, ऐसी कहीं भी बात आए, आप सतर्क हो जाइए कि
अब रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये है क्या। मैं मानता हूँ उस समय आसान नहीं होता, आपके सामने कोई पुलिस वाला है, आप डरे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय पे आपको 2 बार सोचना पड़ेगा। मैं जब भी पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये कोई अथॉरिटी मुझे वीडियो कॉल पे तो नहीं बोलेगी, या तो मुझे मेरे अपने थाने बुलाएगी या खुद मेरे घर आएगी। बिल्कुल सही बात है। मैं कृष्णदास जी एक छोटा सा जवाब मुझे और दे दीजिए। आपने अब तो ये सारे इंसिडेंट्स हो गया, लेकिन रिकवरी हो पाई कुछ कि कंप्लेन करने के बावजूद भी? Not a single naya paisa, nothing. The very sad thing, I would like to tell a few sentences on this issue. See, on the second day from IFSO, I got a message stating that your 25 lakh from HDFC Bank is been on hold. Okay. Now that I was having a strong hope in my mind that money amount I am going to get back, because it is not yet, it is frozen as a freezed amount. Okay. Now when the first court order came amount that money, stating that this amount belongs to me and I should get it back, and the first thing is that the bank manager was your Amitabh Chaudhary, Axis Bank, and I did not get any response from them. After lots of inquiry, lots of email, I get the answer that मतलब आपको बैंक से भी कॉपरेशन नहीं there किया were 3 गया? more court orders. ना बिल्कुल नहीं. Okay. There are 3 more court orders before me, and the first person has got that money. You know, how can my frozen money, freezed money amount can go to somebody else? That's a big query in my mind. Right. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने उठाया है। मैं आता हूँ आपके पास कृष्णदास जी। मेरे साथ अब जो है डॉक्टर जीके गोस्वामी साहब भी जुड़ चुके हैं। एडीजी रह चुके हैं, डायरेक्टर उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस के। गोस्वामी साहब, स्वागत है आपका भी। मैं आता हूँ आपके पास गोस्वामी साहब, उससे पहले वेदभूषण शर्मा जी। वेदभूषण जी, ये देखिए, बैंक का जो पार्ट था वो भी क्वेश्चनेबल हो गया, फ्रीज अमाउंट का ट्रांजैक्शन भी हो गया। अभी जिस तरह से कृष्णा दास मैडम ने एक्सप्लेन किया, उसमें जो आपको ताज्जुब होगा कि जो फ़ोटो लगी हुई थी वो संजय अरोड़ा, जो प्रेजेंट में कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ थी। तो ये जो चीज़ें हैं, जो अपराधी हैं, इस तरह के जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए डरावा दे रहे हैं, सेक्सटॉर्शन के लिए कर रहे हैं, पैसा एक्सटॉर्ट करने के लिए तमाम तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, वो केवल अवेयरनेस से और केवल जानकारी से और माइंड को कंट्रोल में रखने से ही इन चीज़ों पर कंट्रोल किया था। हालांकि सरकार तमाम SMS के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, अखबारों के थ्रू, तमाम सोशल मीडिया, आपके थ्रू, हमारे थ्रू अवेयरनेस कैंपेन पूरे इंडिया में इस टाइम ज़बरदस्त तरीके से चला हुआ है। परंतु फिर भी जो ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं या ऐसा एक वर्ग जो तमाम इन चीज़ों से अनभिज्ञ है, टेक्नोलॉजी से, नई टेक कैसे काम करती है, जैसे भी कृष्णा दास मैडम ने बताया कि पैसे की रिकवरी नहीं हुई, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो पैसा इतनी जल्दी साइफन कर लेते हैं, निकाल लेते हैं कि ब्लैंक हैंडेड है। तो ये अकेले कृष्णा दास जी की जो कहानी नहीं है, जितने भी इस तरह के सेक्सटॉर्शन या इस तरह के साइबर के जो विक्टिम्स हैं, उनकी सबकी एक ही कहानी मिलेगी, एक ही कहानी। बट प्रिकॉशंस अभी लेने बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, लेकिन शायद जब सिचुएशन सामने आता है तो उस वक्त आप उसको कैसे हैंडल करें वो समझ से परे हो जाता है। और यहीं पे आपको वो दिखाना है अपनी सिंसियरिटी कि भाई मुझे यहाँ कॉन्शियस होना है। लेकिन शायद ये घटना यही नहीं रुकी। कृष्णदास जी, आपका शुक्रिया। हमारे साथ भोपाल से अनिरुद्ध बापट भी जुड़ रहे हैं। इनके साथ क्या हुआ, पहले हम इनकी केस स्टोरी आपको बता दें, उसके बाद गोस्वामी साहब के पास भी मैं चलूँगा। साइबर ठग इंस्पेक्टर के वेश में इनके पास फ़ोन आता है, फ़ोन कर रहे थे, और उसके बाद अनिरुद्ध पर फ़ोन से लोगों ने धमकाने का इन पर आरोप लगाया और टेलीकॉम कंपनी का कर्मचारी बनकर नंबर के मिसयूज़ का भी इन पर आरोप लगता है। और साइबर ठगों ने अनिरुद्ध से आधार कार्ड की डिटेल मांगी। डिटेल मिलने के बाद जो कुछ हुआ वो अनिरुद्ध बताने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। अनिरुद्ध, ये पूरी कहानी सारांश में मैंने बताई, क्या हुआ आपके साथ? डिटेल मांगने के बाद क्या आपसे ठगी हुई? कैसे ये पूरा सिस्टम रहा? कितने देर तक आपके साथ ये होता रहा? नहीं, ठगी तो नहीं हो पाई। ये करीब 15 मिनट तक मेरा कॉल चला। इनिशियली मैं बताता हूँ क्या हुआ। सबसे पहले तो मेरे पास कॉल आया +97 नंबर से, तो उसी टाइम थोड़ा सा शक तो हुआ कि ये +97 नंबर से क्यों कॉल आ रहा है। ठीक है, उसके बाद कॉल उठाने के बाद मेरे को एक रिकॉर्डेड वॉइस आई, उसमें कहा गया कि आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि कोई हरेसमेंट के कॉल्स आ रहे हैं। रिकॉर्डेड वॉइस बोल रही थी ये, और आगे की जानकारी के लिए 9 नंबर दबाइए। तो मैंने ठीक है 9 नंबर दबाया।
फिर एक टेलीकॉम अधिकारी बन के कोई बंदा बात कर रहा था, बोल रहा ट्राई से हूँ और आपके नंबर से हरासमेंट और ब्लैकमेलिंग के कॉल्स आ रहे हैं लोगों को, और मेरे इस नंबर से नहीं, मेरे नाम से एक नंबर रजिस्टर्ड है मुंबई में, और उसने मेरे को बकायदा नंबर भी लिखवाया और किस एड्रेस से वो नंबर रजिस्टर्ड है वो भी लिखवाया, और उसने बताया कि इस नंबर से आपके नाम से नंबर रजिस्टर्ड है, इस नंबर से लोगों को हरासमेंट और ब्लैकमेलिंग के कॉल्स आ रहे हैं, तो आपके खिलाफ एक एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है मुंबई के अंधेरी पुलिस स्टेशन में। उसने मुझे एफआईआर नंबर भी दे दिया और कह रहा है कि ये सब डिटेल्स आप लिखो, क्योंकि अभी मैं आपको थोड़ी देर से कॉल ट्रांसफ़र करूंगा एक पुलिस अधिकारी को, जो कि ये डिटेल्स वेरीफाई करेंगे और उसके बाद फिर वो हैंडल करेंगे केस को। तो मैंने भी डिटेल्स लिख ली और उसके बाद उन्होंने कॉल पे ही एक अधिकारी वहाँ पे मुंबई क्राइम ब्रांच से कॉल कनेक्ट करवाया, और उसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच वाले अधिकारी ने सबसे पहले तो मुझसे डिटेल्स वेरीफाई करी कि कौन सा नंबर रजिस्टर्ड था, कौन से एड्रेस पर रजिस्टर्ड था, एफआईआर नंबर बता दीजिए, ठीक है। ये सब बताने के बाद उसने मुझे बोला कि आपके नंबर से हरासमेंट और ब्लैकमेलिंग के कॉल्स आ रहे हैं, तो आपको मुंबई अंधेरी पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा 2 दिन के अंदर। मैंने बोला नहीं, मैं भोपाल में रहता हूँ, हो सकेगा तो मैं 1-8 महीने के अंदर आता हूँ, पर इतनी जल्दी तो पॉसिबल नहीं है। तो कहते हैं कि नहीं आपको तो 2 घंटे के अंदर आना पड़ेगा, आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है, वरना फिर आपका अरेस्ट वारंट निकल जाएगा और ऐसा फलाना जो भी। तो मैंने बोला ठीक है, आप कुछ बताइए, कुछ और तरीका है तो। अब मुझे थोड़ा बहुत शक तो हो ही रहा था, तो कहीं ना कहीं तो मैंने बोला बताइए कुछ और तरीका है तो अपन उसको क्या कर सकते हैं। तो कहते ठीक है, हम एक काम करेंगे, आपको ई-वेरीफाई कर सकते हैं, हमारे एक अधिकारी आपको अभी व्हाट्सएप कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे और हम आपको ई-वेरीफाई कर लेंगे, तो आप वहीं पे अपना आधार कार्ड और डिटेल्स बता दीजिएगा और हम लोग वहीं से आपका स्टेटमेंट दर्ज कर लेंगे कि आपने कुछ नहीं किया है। अच्छा, यहाँ पे जब तक मुझे शक हो रहा था अभी तक, अब ये कंफर्म हो गया था कि कोई पुलिस अधिकारी ऑनलाइन आके ऐसे व्हाट्सएप पे कॉल पे आके तो सब नहीं करता है, तो समझ तो मुझे आ ही गया था। तो इस बार मैं रेडी था, मैं अपने फ़ोन से दूसरे फ़ोन से रिकॉर्डिंग चालू करके मैं तैयार था, और 5 मिनट बाद उनका अधिकारी का वीडियो कॉल आया। अच्छा, वीडियो कॉल आया तो मैं पीछे देख रहा हूँ कि उन्होंने पूरा सेटअप बहुत अच्छे से जमा रखा है, मतलब जैसे किसी गवर्नमेंट ऑफिस में होता है, पीछे गांधी जी की, अंबेडकर जी की फ़ोटो लगी हुई है, पुलिस अधिकारी पूरा कैप वैप और अपना ड्रेस पहन के बैठे हुए हैं, स्टार्स लगे हुए हैं, तो एकदम पूरा सेटअप पूरा तैयार था। अच्छा ठीक है, मुझसे पहले उन्होंने फिर से वेरीफाई करवाया कि आपका एफआईआर नंबर बताइए, अच्छा आपका कौन सा नंबर रजिस्टर्ड था, कहाँ पे रजिस्टर्ड था, ठीक है, आपने करे क्या कॉल्स। मैंने बोला नहीं करे कॉल। तो फिर कहते कि नहीं, हम कैसे मान लें, आपने ही करे होंगे कॉल्स, आप एक काम कीजिए, आप अपना आधार कार्ड लेके आइए, हम आपका ई स्टेटमेंट ले लेते हैं। तो मैंने बोला ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आधार कार्ड की डिटेल्स तो मैं नहीं देना चाहता। तो उसी टाइम फिर मैंने मजाक में मैंने बोला कि अब ख़त्म करते हैं इस कॉल को। मैंने मजाक में उनसे बोल दिया कि आपको ये सेटअप बनाने में तो बहुत मेहनत लगती होगी। तो वो एकदम भौचक्का से रह गया वो पुलिस अधिकारी, और उसने बोला हाँ बहुत मेहनत लगती है, और फ़ोन काट दिया उसने। तो अब मतलब बात यहीं खत्म नहीं हुई। फोन काटने के बाद उसका व्हाट्सएप पे फिर दोबारा कॉल आता है, इस बार व्हाट्सएप पे कॉल आता है। हाँ। और उसके बाद व्हाट्सएप पे कॉल आया जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। व्हाट्सएप पे कॉल पे वो कहता है कि व्हाट्सएप पे कॉल आके कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे अधिकारी से ऐसे बात करने की, और ऐसा मतलब वो बात संभालने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे। हाँ। तो मैंने भी बोल दिया कि अरे नहीं, वो इतनी अच्छी यूनिफॉर्म पहन के बैठे थे, तो मैंने भी अधिकारी को देखा नहीं था कभी ऐसे पुलिस वाले को, तो मैंने ऐसी तारीफ सी कर दी थी। तो फिर वो समझ गया कि अब इनको समझ में आ चुका है, तो फिर उसने फ़ोन काट दिया और फिर बात नहीं हुई उस बारे में, फिर वो फ़ोन कटे हो गया। तो मतलब स्मार्ट बने, इसलिए जो है आप बच गए। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूँ, ट्राई ऐसा कुछ भी नहीं करता कि वो किसी उपभोक्ता को कॉल करके ये बताता है कि आपका नंबर बार्ड हो जाए, इसलिए थोड़ा सा अवेयर आपको रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और शायद बापट साहब इसके एक अभी आपके सामने उदाहरण दिखे जिन्होंने अपनी सजगता से अपने साथ होने वाले क्राइम को बचा लिया। अब गोस्वामी साहब, ये बहुत ज़रूरी है, और शायद मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी इतना काम किया, इन चीज़ों को देखा, अवेयर करने की कोशिशें की, लेकिन फिर भी लोग झांसे में आ जाते हैं। कहाँ गलती हो जाती है? सभी को नमस्कार। पुलिस अधिकारी के रूप में मैंने इतनी लंबे समय में देखा है कि बहुत सारे क्राइम, विशेषकर आजकल जो साइबर क्राइम हैं, उसमें लोग डर की वजह से या कई बार झांसे में आ जाते हैं और वो अपना पैसा गंवा देते हैं। तो लोगों को अवेयर करने की बहुत ज़रूरत है। आपने जो ये ड्राइव चलाया है, मैं इसके लिए भी आपको बधाई देता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है कि जब कोई भी कॉल इस तरीके का आता है, तो एक तो ये समझ लेना है कि कभी भी कोई मोबाइल फ़ोन बंद करने के लिए या कोई डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई लीगल कोई काम नहीं है। डिजिटल अरेस्ट प्योरली इलीगल है और ये साइबर क्राइम है। तो लोगों को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, और अखबारों में भी ये चीज़ें निकलती रहती हैं।
सबसे पहला मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहता हूं कि जब भी कोई ऐसा कॉल आए तो आप उसे अनावश्यक अटेंड मत करिए। पहले आप जैसे ही आपको ये लगे कि कोई इस तरीके से आपसे बात कर रहा है कि आप अपना कॉल डिटेल दीजिए, आप अपना आधार दीजिए, आप अपना बैंक डिटेल दीजिए, OTP दीजिए, तो आप तुरंत फ़ोन काटिए और काट करके आप थोड़ी देर के लिए आराम से 2 मिनट के लिए सोचिए। क्योंकि अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है, जैसे कई बार अपराधी बोलते हैं, साइबर क्रिमिनल बोलते हैं कि आपका कोई पैकेट पकड़ा गया है या आपका कोई लड़का या लड़की किसी गलत काम के लिए पकड़े गए हैं, तो आप उन्हें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं कि उन्होंने कहा कि आपका लड़का या लड़की किसी रैकेट में पकड़े गए हैं। जब उन्होंने फ़ोन किया तो पता चला कि उनका कोई ऐसी कोई बात उनके साथ नहीं हुई है। राइट, ये एक ऐसे अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा आप हमारे साथ जुड़कर बन रहे हैं, जिसमें आज हमें देश के हर नागरिक को सजग करना है, क्योंकि हम सब अपने आप को स्मार्टफोन से कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन वो क्रिमिनल अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझता है, इसलिए शायद आपकी जेब में जो है वो डाका डालने की फिराक में एक सेटअप बनाकर आपको कॉल करके इमोशनल टॉर्चर करता है। शुक्रिया बापट साहब आपका। अब तक आपने कई केसेस देख लिए जहां पर साइबर ठगी के वो शिकार हुए, कुछ ऐसे भी मिले जिन्होंने अपनी सूझबूझ से अपने आप को ठगने से बचा लिया, और यही वजह रही कि आज हम आपके बीच में हैं और ये बता रहे हैं कि आप खुद को ठगा हुआ सा महसूस करने पर विवश ना हो जाएं, तो ऐसे में आपको कैसे सचेत रहना है। मैं कुछ और केस स्टडीज़ को आपके सामने लेकर आऊँगा, उससे पहले एक रिपोर्ट में दिखाता हूँ। तकनीक ने आम लोगों की जिंदगी काफी आसान बना दी है। हालांकि इसी तकनीक का दुरुपयोग करके साइबर अपराधी भोले भाले लोगों को ठग रहे हैं। तकनीक के इस युग में ये जरूरी नहीं कि आप बाहर जाएं तभी अपराधियों के जाल में फंसें। आप घर में रहते हुए भी साइबर अपराधियों के चंगुल में फंस सकते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई को गंवा सकते हैं। ऑनलाइन ठगी का सबसे तेजी से फैल रहा तरीका है डिजिटल अरेस्ट, जिसमें दुनिया के किसी भी कोने में छिपा बैठा अपराधी आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है। कभी पुलिस का डर, तो कभी गिरफ्तारी का डर, तो कभी बदनामी का डर दिखाकर अपराधी आपको घर में ही रहने को मजबूर कर सकते हैं। आपके लाखों करोड़ों रुपयों पर डाका डाल सकते हैं। अब सवाल है कि डिजिटल अरेस्ट से खुद को कैसे बचाएं? जानकारों के मुताबिक पूरी तरह से जागरूक रहें, किसी की धमकी से न डरें। व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स पर बातचीत करते वक्त सावधानी बरतें। किसी भी तरह के मामले में संलिप्तता बताए जाने पर अगर शक हो तो सीधे उस एजेंसी से संपर्क करें। किसी भी कीमत पर फोन में ठग द्वारा बताया जा रहा कोई ऐप डाउनलोड न करें। कोई अगर ब्लैकमेल करे तो तुरंत पुलिस की मदद लें। परिजनों को बताएं, किसी भी कारण से अपने तक की बात सीमित न रखें। अगर आपके पास किसी अनजान नंबर से कोई फोन या व्हाट्सएप कॉल आती है तो रिसीव करते वक्त पुलिस की एडवाइजरी को ध्यान में रखें। कोई पुलिस अधिकारी बनकर बात करे तो घबराएं नहीं, बल्कि इन बातों का ध्यान रखें। दरअसल पुलिस अधिकारी कभी भी अपनी पहचान बताने के लिए वीडियो कॉल नहीं करते हैं। पुलिस अधिकारी कभी भी आपको कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए नहीं कहते। पहचान पत्र, FIR की कॉपी और गिरफ्तारी वारंट ऑनलाइन नहीं साझा किया जाता। पुलिस अधिकारी कभी भी वॉइस या वीडियो कॉल पर बयान दर्ज नहीं करते हैं। पुलिस अधिकारी कॉल पर पैसे या पर्सनल जानकारी देने के लिए डराते धमकाते नहीं हैं। पुलिस कॉल के दौरान अन्य लोगों से बात करने से नहीं रोकती है। कानून में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। अपराध करने पर असली वाली गिरफ्तारी ही होती है। इतना करने के बाद भी अगर कोई धोखाधड़ी का शिकार हो जाए तो उसे जल्द से जल्द संबंधित एजेंसियों में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। देश में बढ़ रहे साइबर अपराध को देखते हुए सरकार ने cybercrime.gov.in पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर आप अपने साथ हुई घटना की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पोर्टल पर हर राज्य के लिए अलग नंबर दिए गए हैं। इन पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। 1930 हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट का शिकार होने पर आप सीधे 112 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साइबर क्राइम से जुड़ी घटनाओं की शिकायत के लिए अलग अलग बैंकों ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। साइबर क्राइम होने की सूरत में बिना वक्त गवाए इन हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि वक्त बीतने के साथ पैसे की रिकवरी की उम्मीद भी कम होती जाती है। साफ है कि सावधानी और सतर्कता से ही हम
डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों से बच सकते हैं और अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई को सुरक्षित रख सकते हैं। यानी सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, डिजिटल अरेस्ट से बचें। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह भी जुड़ रहे हैं। इनकी कहानी क्या है पहले वो मैं आपको बता दूं। ये भी साइबर ठगों का ही शिकार बनते, लेकिन इनकी समझदारी, इनका सूझबूझ वापस काम आता है और इनकी कहानी बहुत ही अच्छी, इंस्पायरिंग है। क्योंकि देखिए, ना सिर्फ केवल ये समझदारी से उस केस से खुद को बचाते हैं, एक मिसाल पेश करते हैं कि ठग को कैसे ठगा जा सकता है। इंटरनेट पर आपत्तिजनक सामग्री का देने का आरोप इन पर लगता है, तमाम कंडीशंस इनके ऊपर आते हैं और इन्होंने समझदारी से ठग को चकमा दे दिया। मैं शिल्पी के पास अब आपको लेकर चल रहा हूँ। शिल्पी गाजियाबाद की रहने वाली हैं। इनकी केस को भी सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं साइबर एक्सपर्ट्स के पास भी आपको ले आके समझाऊंगा। क्योंकि देखिए, इनके साथ ठगी भी होती है, शिल्पी के साथ ठगी भी होती है, लेकिन उस ठगे हुए पैसे को शिल्पी अपने एक्टिवनेस की वजह से वापस भी रिकवर कर लेती। हुआ क्या था पहले ये बता दूं। स्काइप पर साइबर ठगों का एक वीडियो कॉल इनके पास पहुंचता है और कुरियर में ड्रग और अवैध लैपटॉप होने की बात इनसे कही जाती है। रूस से कुरियर आने की बात कही जाती है। शिल्पी शायद कन्विंस हो जाती है। 4 घंटे में 6.5 लाख रुपए इनसे ठग लिए जाते हैं। ये पैसे शिल्पी ट्रांसफ़र कर देती है, लेकिन फिर क्या हुआ वो आगे शिल्पी बताएगी। लेकिन 6.5 लाख रुपए शिल्पी ट्रांसफ़र कर दिया आपने? जी नमस्कार। नमस्कार। लेकिन क्यों, कैसे हुआ, क्या? जी वही सेम कहानी की कॉल करते हैं और वो आपको इस तरीके से कन्विंस कर लेते हैं कि आप पता ही नहीं कर पाते हो कि वो जेन्युइन है या फ्रॉड है। तो लाइक दे आर डूइंग वीडियो कॉल और वो जो वीडियो कॉल करते हैं तो आपका माइंड जो होता है वो चलना बंद हो जाता है। अच्छा। वो जैसे बोलते हैं आप वैसे वैसे काम करते रहोगे। वो कहेंगे वी आर विद यू, वी आर विद यू, तो आप उनकी बातों में आ जाओगे। और एक प्रोसेस होता है उनका कि वो आपको पहले कंफर्ट करते हैं अपने साथ बात करके, देन वो आपके साथ मनी लॉन्ड्री वाला केस फंसाते हैं। फिर आपसे सारे पैसे लेके ये कह के कि आपका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, आप हमें पैसे दीजिए, अगर आप इनोसेंट होंगी तो आपके सारे पैसे 30 मिनट में आपके पास अच्छा, वापस। वो 4 घंटे का वाकया रहा था। आप घर पे ही होंगी या ऑफिस में थी? जी घर पर थी मैं। तो उस वक्त ये बात आप किसी से बता नहीं पा रही थी क्या? नहीं, मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हुए थे उस दिन और घर पर बच्चा था, छोटा बच्चा है, बच्चा भी कुछ कर नहीं सकता था। वो बस पूछ रहा था मम्मा क्या कर रहे हैं। मैंने बेटा कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा काम कर रही हूँ। तो वो बेटे को मैंने बाहर भेज दिया रूम। फिर आपने अकाउंट से सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए? जी मैंने अपने अकाउंट से सारे पैसे ट्रांसफर कर। किसी मोमेंट सोचा कि ये जो आप कर रही हैं गलत कर रही हैं? जी मैं जिस टाइम ट्रांसफ़र कर रही थी मैं उसको ये बात बोल रही हूँ कि सर मुझे ऐसा लग रहा है मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। उसको आपने बोला ये बात? जी ये लाइन मैंने उनको बोली। क्या बोला फिर उसने? तो उसने रिवर्ट में ये बोला कि नो वी आर विद यू, डोंट वरी अबाउट इट, योर मनी इज सेफ हैंड्स। तो ऐसे करके उन्होंने जब बोला तो लाइक एक होता है ना, माइंड को एक रिलैक्सेशन दे दिया और मैंने वो प्रोसेस फुलफिल कर दिया। आपने हस्बैंड से भी उस समय पूछना जरूरी नहीं समझा? मैंने एक बार हस्बैंड को कॉल करने के लिए बोला भी, तो वो एकदम से डांटते हुए बोला कि आप क्या चाहती हो, आप अपने हस्बैंड के सामने अरेस्ट होना चाहती हो। तो वो एक डर था, तो उस चक्कर में मैंने पत्नी को डराया गया है, उसकी इज्जत वहाँ पे सोचिए पति के सामने क्या रह जाएगी कि आपके साथ क्या होने वाला है। इसलिए आप इसको बिल्कुल जो है सीक्रेट रखिए। यही तो। लेकिन एक बात और। हाँ। इसके बाद आपके पैसे आपको वापस भी मिल गए। ये पहला केस रहा, क्योंकि अभी तक हमने 3-4 लोगों से बात की, किसी के पैसे नहीं है। आपके पैसे वापस कैसे आ गए? जी ऐसा हुआ मेरे साथ, जैसे 3:30 पौने 4 बजे के करीब मेरे पैसे ट्रांसफ़र हुए। पैसे जैसे ही उनके अकाउंट में पहुंचे उन्होंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे ही फ़ोन डिस्कनेक्ट हुआ मेरे अंदर से मतलब एक होता है ना कि हो गया फ्रॉड, एक ये वाली लाइन आ गई। तो मैंने साथ के साथ अपने कलीग का मेरा कॉल आया था ऑफिस से, तो मैंने उसको पूछा कि यार ये एक साइबर वो स्काइप का वो है आईडी, तू जानता है कि कोई पुलिस का है? कह रहा यार स्काइप की आईडी पुलिस वाले क्यों यूज़ करेंगे? तो मैंने कहा यार मुझे ऐसा लग रहा है मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तो उसने कहा डरे मत, तू उठ और सीधे पुलिस स्टेशन जा। कहता मैं तू अपने हस्बैंड का नंबर दे, मैं उसको बात कर लेता हूँ, वो भी सीधे वहीं पहुँच जाएगा। तो मैंने उसको अपने हस्बैंड का नंबर दिया और मैं सीधे निकल गई पुलिस स्टेशन के लिए, गाजियाबाद विजयनगर। विजयनगर पहुँची तो उन्होंने बोला मैम यहाँ पर 5 लाख से कम का होता है, आप घंटाघर जाइए। तो मैं घंटाघर गई, मैंने कहा मैंने कभी देखा ही नहीं है कुछ भी।
तो मैंने रिक्शे वाले से बोला भैया ऐसे ऐसे बात है, आप मुझे घंटाघर पहुंचा देंगे? तो वो मेरे साथ बना रहा, वो वहीं रुका रहा घंटाघर स्टेशन पर ही। वो प्रतीक में ही, मतलब मेरे सोसाइटी के बाहर ही चलाता है, तो उसको थोड़ा जानते थे, वो डेली वाला पिकअप ड्रॉप वाला था। फिर क्या हुआ? तो वो घंटाघर ले गया, वहाँ पर मैंने रिपोर्ट करी, एप्लीकेशन लिखी, ध्रुव सर थे वहाँ पर, ध्रुव सर ने मेरी कंप्लेन ली। मैं अकाउंट नंबर वगैरह सब लिख कर लेके गई थी कि मैंने इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए थे, और सारा फोटो वोटो सब कुछ जो भी था मेरे फ़ोन में, मैंने सब तुरंत उधर ही जाके उनको दे दिया। उनको दिया तो उन्होंने कहा बैठिए मैं देखता हूँ। तो 1-1.5 घंटे बाद उनका मेरे पास कॉल आया कि मैम वो अकाउंट हमने फ्रीज कर दिया है और इस अकाउंट में इतने पैसे फ्रीज हो चुके हैं, 5 लाख कुछ रुपए उन्होंने बताए थे। तो थोड़ी देर बाद फ़ोन आया कि मैम उसमें पैसे और बढ़ गए हैं, लगभग 80,000 रुपये और बढ़ गए थे उसमें, तो किसी और के साथ फ्रॉड किया होगा तो वो भी पैसे आ गए होंगे उस टाइम पीरियड में। तो उन्होंने कहा अब आप देर मत कीजिए, आप एक काम कीजिए, आप कल की कल कोर्ट केस करवा लीजिए, अपना वकील हायर कर लीजिए, तो उससे क्या है आपको पैसे जल्दी से जल्दी मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि फ्रीज हो चुके हैं वो पैसे, तो वो आपको मिल जाएंगे। तो मैंने देरी नहीं करी, अगले दिन ही गई, वकील हायर किया। मैंने ध्रुव सर से ही बोला मैं कि सर आप मुझे बता दीजिए कोई वकील हो तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बता देता हूँ। तो वकील ने अपना केस मतलब जज से करवाया, अपना डेट ली थी कोर्ट की डेट ली, 2-3 दिन लग गए थे उस चीज़ में भी। टोटल कितना वक्त लगा आपके पैसे वापस आने में? मेरे साथ 19 फरवरी 2024 को ये काम हुआ और 13 मार्च 2024 को मेरे पास अकाउंट में पैसे आ गए थे शाम को 5 बजे। यानी आप मान के रखिए कि ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर आपके पैसे मिल गए। और इसके लिए इसकी एक वजह ये रही कि आपने अटेंटिवली इस घटनाक्रम जो आपके साथ ठगी हुई उसके विदिन 1 आवर आपने कंप्लेंट कर दिया, 2 घंटे के अंदर आपने कंप्लेंट कर दिया, यही तो बात रही? जी बिल्कुल। साक्षर, वापस मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या इनकी वो जो एक्टिविटी थी 2 घंटे के अंदर कंप्लेंट करना, इस वजह से इनके केस में स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिल गया इनको? ये बात बिल्कुल सच है। साइबर क्राइम के स्पेस में देखिए आपको ये नहीं पता क्रिमिनल कहाँ बैठा है, हो सकता है भारत में, हो सकता है भारत के बाहर भी हो, वो कहीं भी बैठा हो सकता है। और जैसे ही पैसे गए तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जल्द से जल्द एक्ट करना। इस केस में हमने देखा, जैसे मैम ने बोला कि वो उन्होंने इमीडिएटली एक्ट किया। बहुत बार हम देखते हैं ऐसे केसेस होते हैं जहाँ या तो लोग 1-2 दिन तो डिसाइड करने में उनको लग जाते हैं क्या करना है, कैसे करना है। दूसरा, अगर उनको पता भी लग जाता है तो कहीं ना कहीं वो उम्मीद हार जाते हैं, वो कहते हैं हमारे पैसे वापस तो आने नहीं है, तो क्या फ़ायदा ये सब करके। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि देखिए अगर आपके पैसे एक बार चले जाते हैं चांसेस कम है, लेकिन वो कम को 100% बनाने में सिर्फ आपका हाथ है। आप कितनी जल्दी एक्ट करते हैं और आप कितना अच्छा फॉलोअप लेते हैं। मैं ऐसे कितने केस देख चुका हूं जहां साइबर क्राइम सेल पे लोग जाते हैं, बैंक में लोग जाते हैं, एक दिन गए और फिर कभी गए नहीं। आप बार बार फॉलोअप लीजिए, आप एक्ट करिए जल्द से जल्द। और हमारा भारत का कानून भी ये कहता है, आप आरबीआई नोटिफिकेशन देख लीजिए, वो कहती है 72 आवर्स के अंदर अंदर आप रिपोर्ट करिए बैंक को। फिर बैंक को ही देखना पड़ेगा कि उसमें आपकी कितनी गलती है। दूसरा, जैसे कि मैम ने कहा, इन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया और वहां पे उनके पैसे ब्लॉक करा दिए। तो कहीं ना कहीं हमारी जनता को समझना पड़ेगा कि बात उम्मीद या नाउम्मीदी की नहीं है, बात है जब भी साइबर ठगी का मामला हो हमें जल्द से जल्द एक्शन लेना पड़ेगा। राइट। गोस्वामी जी, मेरा प्रश्न जो था, देखिए बैंक अगर कोई आम इंसान भी पहुंचता है ना तो पूरी डिटेल लेता है फिर अकाउंट खोलता है, और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री तो ऐसे ठगों की भी आ रही होगी ना, एक दिन में लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हो जा रहा है। कौन सी डिटेल वो देते हैं कि वहाँ से ठगी भी कर रहे हैं, बैंक को भी नहीं समझ में आ रहा, और अगर पुलिस उसकी छानबीन करती है तो शायद वो जो क्रिमिनल है इतनी आसानी से फिर भी नहीं पकड़ा जा रहा है। मैं इसमें 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। बैंक के प्रश्न पे आने से पहले मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हम अगर कोई भी हमारे साथ साइबर क्राइम की घटना होती है तो तुरंत एक टोल फ्री नंबर है जिसका नंबर 1930 1930, इस पे आप तत्काल सूचना करें। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया गया है, इस पे आप सूचना दे दें। दूसरा, जो भी आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ सूचना दें, और आप अपने बैंक को जरूर सूचना दें ताकि आपका जो भी अकाउंट में पैसा जो गया है उसको वो फ्रीज कर दें। तो पहला है आप 1930 पे बताएं, दूसरा आप अपने बैंक को सूचित करें, उसके भी टोल फ्री नंबर होते हैं, और तीसरा आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को बताएं अगर वहाँ साइबर क्राइम, जैसे यूपी में सभी जिलों में साइबर क्राइम की यूनिट बनी हुई है, वहाँ बता सकते हैं। तो आपका पैसा रुकने के बहुत चांस बढ़ जाते हैं। और ये बात सही है कि हम फॉलो अप नहीं करते। अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूँ, बैंक में अकाउंट खोलने की बात। ये बात सही है कि लोग
जब भी बैंक अकाउंट खोलने जाते हैं तो उनको KYC देनी होती है, लेकिन जो ये फ्रॉडस्टर होते हैं ये कहीं ना कहीं बैंक वालों से मिल जाते हैं। और हमारे अपने, जब मैं ATS में चीफ था तो हमने कई बार ऐसे मामले पकड़े वहाँ पे कि जो ये डोरमेंट अकाउंट होते हैं, जो कई वजह से उन अकाउंट में ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होते। बहुत बार आदमी अपना अकाउंट खोल दिया लेकिन वो बहुत दिन से पड़ा हुआ है, तो उन बैंक अकाउंट को भी लोग यूज करके और पैसा निकाल लेते हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ यहाँ दर्शकों से कि जब भी आप अपना पैसा, आपका बैंक अकाउंट है तो वहाँ SMS को एक्टिवेट करा के रखिए। आपको SMS आएगा और आपको तुरंत पता चलेगा कि आपका पैसा कटा है कई बार। तो ये भी आप SMS को भी आप ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो अवेयरनेस के लिए आएगा। मैं अब एक केस पे चलता हूँ, एक केस और है उस पे चलता हूँ। डॉक्टर मुकेश शुक्ला हैं, ये ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर मुकेश शुक्ला का केस क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं। 21 लाख रुपए की इनसे ठगी हो गई और साइबर अपराधी पुलिस बनकर इनसे बात करते रहे और इनको समझ नहीं आया क्योंकि इनको मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाया गया और उस डर में, उनके झांसे में आकर इन्होंने अपने पैसे गंवा दिए। क्या हुआ था डॉक्टर शुक्ला आपके साथ? हाँ साहब, ये 29 नवंबर की बात है। सुबह 10:30 बजे मैं रोज की तरह अपने काम में लगा था। एक कॉल आता है, उसने कॉमन कॉल समझ के मैंने उसको उठाया। उन्होंने बोला मैं IT डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, फलाना साहू बोल रहा हूँ, आपके अगेंस्ट जो है केस, आप ऐसे SOP यूज नहीं करते अपने डॉक्यूमेंट्स में क्या? मैंने कहा मैं समझता नहीं हूँ, समझा नहीं क्या हो। बोले आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, आप क्या बोलते हैं इसको, आधार और वगैरह वगैरह जो आपकी ID सारी यूज हो रही हैं, और आपने एक महालक्ष्मी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी खोल रखी है जो कि दिल्ली में चल रही है और उसमें आपके बहुत कुछ आपका रिकवरी बन रही है और आपके अगेंस्ट केस भी हो रहा है। तो मैंने कहा मैं तो समझता नहीं हूँ इन सब चीज़ों को। बोले आप अगर नहीं समझते तो आपके अकाउंट से 90 लाख समथिंग रुपीस निकलने वाले थोड़ी 1 घंटे में। तो मैंने कहा मेरा कोई इस तरह का अकाउंट भी नहीं है, मैं तो समझता नहीं हूँ। बोले नहीं समझते तो आप इसके लिए लायबल तो हैं और आपके अगेंस्ट कार्रवाई होने वाली है और आप कंप्लेंट दर्ज करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? मैंने कहा मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ और वो भी आपका केस दिल्ली में रजिस्टर होगा। मैंने कहा मैं दिल्ली भी नहीं पहुँच सकता हूँ इतनी जल्दी। तो बोले ठीक है, तो मैं आपको एक सपोर्ट करता हूँ, हेल्प करता हूँ और एक आपसे सज्जन मिलेंगे, वो आपकी हेल्प कर देंगे। वो फ़ोन उसने बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद एक फ़ोन आता है अजय शर्मा नाम का, सब इंस्पेक्टर बन के, बोलता है मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ और आपने भी फलाने व्यक्ति से कोई अप्रोच की होगी, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया है और आपके अगेंस्ट जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना हुआ है और उसमें कई करोड़ रुपए का आपने लेन देन किया है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में लगे हुए हैं। और तुरंत उसके बाद उसने मेरे पास एक मोबाइल पर वो भेज दिया, क्या बोलते हैं उसको, कार्ड, लिंक भेज दिया आपको? नहीं, एक कार्ड जो जिसमें बैंकों में यूज करते हैं हम लोग, ATM के अलावा जो क्रेडिट कार्ड, उसमें मेरा नाम मेम्बोज था, बाकायदा ICICI बैंक का था और उसमें बहुत सारे नोटों की गड्डियां लगी हुई थी और एक मनीष नाम का व्यक्ति था। बोले ये फ्रॉडर है, इसको पकड़ा गया है और इसने, ये आपका साथी है, इसके साथ मिलके आपने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और आप थोड़ी देर में ही, आप कुछ दिन में ही आप अरेस्ट होने वाले हैं और अगर आप नहीं चाहते हैं तो फिर आप अपनी जांच वाच करवाइए और हमारे सीनियर, आप कहें आपसे सीनियर एक CBI चीफ है सूद, वही आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो थोड़ी देर बाद CBI सूद का भी फिर सामने आ गया। उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में ले लिया और मैं सब घबरा गया। मेरे घर की पूरी जानकारी मांगी उन्होंने, सारे कैमरेज वगैरह देखे, कहाँ आपके सर्विलेंस लगे और आप सब घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप यहीं रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। मेरी बिटिया भी बीच में आई तो मैंने उससे भी बात नहीं की। वेदभूषण जी, जरा इस पूरे पैटर्न को समझिए और समझाइए। क्या कोई थाने से कॉल करके ये बताया जाता है आपके खिलाफ वारंट जारी होने वाला है, बात कर लीजिए या गिरफ्तार, ऐसा होता है क्या? पुलिस ऐसा कोई इस तरह का कभी नहीं होता सिस्टम, पुलिस सिस्टम के अंदर, राइट, यही समझना है। चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, कभी नहीं बताते कि आपको अरेस्ट करने वाले हैं, आपके वारंट है, आपके खिलाफ FIR हो गई। यदि उनको कोई एक्शन लेना है तो प्रॉपर एक नोटिस दिया जाएगा, उसको सर्व किया जाएगा, उसको बुलाया जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन क्या किया
किया जाएगा, उसको डिफेंस का मौका दिया जाएगा कि क्या आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि इस तरह का यदि अपराध हुआ है, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग, चाहे लोकल पुलिस है, सीबीआई है, आईबी है या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, पूरी अपॉर्चुनिटी देती है आपको अपना पक्ष रखने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए, तभी वो किसी कंक्लूजन पर पहुंचती है, क्योंकि अदालतों के अंदर उनको जवाबदेही होती है। परंतु ये चूंकि फ्रॉडस्टर है, ये कॉल जो है नकली उद्देश्य से, गलत उद्देश्य से क्रिएट की गई हैं, बनाई गई हैं, तो ये जो फ्रॉडस्टर है बहुत चतुर, चालाक और शातिर होते हैं। अब मैं अगले केस स्टडी की तरफ बढ़ रहा हूँ। हमारे साथ अब विनोद कुमार भी जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। इनके साथ क्या हुआ था पहले ज़रा इनके बारे में आपको मैं बता दूं, उसके बाद फिर इनकी ज़ुबानी भी समझूंगा। देश के जाने माने आईटी फर्म में ये कार्यरत और डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर ये ठगे जाते हैं। न्यूज़ नेशन पर इन्होंने फ़ोन करके मदद मांगी। नोएडा के निवासी हैं। नोएडा पुलिस ने साइबर फ्रॉड से इनको राहत दिलवाई। अब पूरा वाकया ये बताएंगे। कितने लाख की ठगी होने वाली थी? 29 लाख की? मेरे साथ 29 लाख की ठगी होने वाली थी। अच्छा, वो कैसे बच गए आप? मेरे पास जो अमाउंट था वो सारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड था। और पहले मुझे एक कॉल आती है, ये 5 जुलाई की बात है। 5 जुलाई में 3 बजे के बाद करीब की बात है। उस टाइम मैं एक ऑफिस कॉल से था, थोड़ा सा स्ट्रेस था, तो उसके बाद मैंने एकदम तुरंत मेरे पास कॉल आती है, मैं कॉल रिसीव करता हूँ। तो कॉल में एक IVR कॉल थी, वो उसमें बोला गया था कि आपका एक पार्सल है जो कि अनडिलीवर्ड हुआ है और ये भी कैंसिल है, इसकी जानकारी लेने के लिए आप और एक नंबर प्रेस कीजिए। जैसे मैंने वो नंबर प्रेस किया तो किसी एक एजेंट के पास वो जाता है, तो बोलता है कि आपके कुछ ड्रग्स है, कुछ आपके नकली पासपोर्ट आपके सीज़ हुए हैं और आपको ये जो मुंबई पुलिस है आपको उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। जब मैंने कहा कि हाँ मुझे कराओ, क्या इसमें क्या मतलब मेरा कैसे आया, मैंने तो कोई ऐसा भेजा नहीं है। तब उन्होंने कहा कि नहीं, आप मुंबई पुलिस से कांटेक्ट कर लो और जो भी होगा आपका वो बता देंगे अगर आप इन्वॉल्व नहीं हो तो। जब मैंने उनके पास उन्होंने तुरंत एक कॉल ट्रांसफ़र की और उस टाइम तक वो इतना मैनिपुलेट कर चुके थे मुझे कि मुझे समझ में नहीं पाया कि उन्होंने कॉल ट्रांसफ़र की है, जबकि मुझे ऐसा लगा कि मैंने कॉल ही की है उनको, मतलब मैंने उन्हें कॉल की है। उसके बाद कॉल वो कोई पुलिस बन के उठाता है, वो बोलता है कि आप एक काम कीजिए, आपके स्टेटमेंट ले लेता हूँ और आपकी मतलब मोरलेस वो स्टोरी सबकी लास्ट में एक ही पहुंच जा रही है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट लेते हैं। लेकिन फिर आप अपने आप को ट्रांजैक्शन करने से रोका या फिर आपने ट्रांजैक्शन कर दिया था? नहीं, ट्रांजैक्शन उन्होंने मुझे 36 आवर्स उन्होंने डिजिटल अरेस्ट रखा। 36 घंटे? हाँ। उस बीच में मैंने अपनी वाइफ से वॉशरूम में जाकर के मैंने बात की। मेरी वाइफ घबरा चुकी थी बहुत ज़्यादा कि हाँ ये क्या हो रहा है, कोई लीगल प्रोसीजर चल रहा है। फिर उसने मतलब वो डोर के बाहर से ही वो सारी कन्वर्सेशन सुन रही थी। जब उसने बोला कि हाँ आपके पास अमाउंट कितना है, आप वो मुझे बताइए कि कितने अकाउंट आपके ऑपरेट हो रहे हैं। मैंने उसे अकाउंट बताया कि हाँ मेरे पास 4 अकाउंट है और मेरे पास इतना अमाउंट मेरे म्यूचुअल फंड में भी है। तो उन्होंने तुरंत मतलब तुरंत तो नहीं, आधे 1 घंटे बाद उन्होंने कहा कि हम आपकी लिस्ट निकालते हैं और आपको फिर कुछ वो करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं आप एक काम कीजिए, हमें अभी और भी आपकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, आप जितना भी आपका फंड है म्यूचुअल फंड में वो सारा का सारा आप विड्रॉ कर लीजिए। हाँ, आप लिक्विडेट करा लीजिए। तो आपने करा लिया था? मैंने करा लिया सारा लिक्विडेट। यानी वहाँ तो आपने नुकसान झेल ही लिया? हाँ, वो लिक्विडेट मैंने करा लिया। उसके बाद जो मेरी वाइफ थी वो रोने लगी, मैं भी रोने लगा। फिर वो जैसे रोते रोते बाहर आई तो एक प्रशांत जी थे, मेरी सोसाइटी में ही रहते थे, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो फ्रॉड हो रहा है आप लोगों के साथ और आप रुकिए मैं भी बुलाता हूँ। तभी उन्होंने न्यूज़ नेशन की टीम बुलाई और न्यूज़ नेशन ने फिर मेरी हेल्प की और उससे तुरंत बाद पुलिस भी आ गई। देखिए, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, न्यूज़ नेशन इसलिए चाहता है कि आप अवेयर रहें, क्योंकि हर कोई प्रशांत बन के शायद विनोद के पास नहीं पहुँच पाता या आप में से कई लोग जो है उनके पास नहीं पहुँच पाएगा जो तुरंत न्यूज़ नेशन से कनेक्ट कर पाए। इसलिए न्यूज़ नेशन आपके घर पर पहुँच रहा है और आपको सतर्क कर रहा है कि आप अपने आप को समझदार बनाइए, इस टाइप के कॉल से बचिए। ऐसा कोई नियम नहीं है हमारे देश में, कोई कानून ऐसा नहीं कहता है कि आपको फ़ोन करके वारंट और धमकी दी जाए और ये कहा जाए कि आपने कुछ गलत किया है। अगर आपने क्राइम किया होगा तो उसकी सज़ा तो आपको मिलेगी,
लेकिन वो हो सकता है पुलिस वाले आपके घर पे दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे और उसके बाद सब कुछ लीगल वे में होता है। अब इकरार साहब की ही कहानी को मैं आपको बता दूं, इनके साथ भी ठगी हो गई। इकरार साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में है, 2,60,000 रुपये ये अपना गंवा चुके हैं। फरीदाबाद के निवासी हैं। 2,60,000 रुपये मैं डिटेल बता रहा हूँ, हुआ क्या था, आपने क्यों गंवा दिए 2,60,000 रुपये। और मैं कहूँगा सिर्फ 2,60,000 या 21 लाख 83 लाख हो रहा है, तब तो उस मामले में आप समझदार है। शिल्पी ने भी 6.5 लाख गंवा दिए थे। मेरे अकाउंट में उतने ही पड़े हुए थे। अच्छा, इतने ही थे, इसलिए वो सारे लूट गए। मतलब वो सोचिए आपके लिए 1 रुपये भी नहीं छोड़ने को तैयार है। आप क्या करेंगे भूल जाइए। लेकिन आपके साथ हुआ क्या फिर? मैं अपनी कंपनी के कैंटीन में लंच कर रहा था, उस टाइम पर मुझे एक फ़ोन आया। तो वो बोलने लगे कि आपके आधार कार्ड से मुंबई में एक दूसरा नंबर लिया गया है और उससे लोगों को ऑब्सीन और गलत मैसेजेस जा रहे हैं, तो उसकी वजह से ये वाला आपका नंबर बंद हो जाएगा जिससे पे बात हो रही है। सेम कहानी है जो कृष्णा दास जी की थी कि आपके नंबर से, और ऑलमोस्ट सबकी स्टोरी वही रही। और कितने घंटे आप डिजिटल अरेस्ट रहे इकरार? मैं पहले 14 अक्टूबर को लगभग 3 घंटे डिजिटल अरेस्ट रहा और फिर 15 अक्टूबर को 3 घंटे। तो इस बीच का जो समय मिला था, इस बीच में आपने ये बात किसी से शेयर नहीं की? मुझसे उन्होंने कहा कि ये नेशनल सीक्रेट है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दिखा रहे थे कि आपके अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है जेट एयरवेज के मालिक के अकाउंट से, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है। आपका अकाउंट है तो आपने अकाउंट भी चेक नहीं किया? हाँ, मुझे वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भेजी पर वो मुझे कुछ समझ में नहीं है उस टाइम पर। तो अब तो ऑनलाइन अकाउंट को ऑनलाइन चेक कर सकते थे ना? वो कैनरा बैंक का अकाउंट दिखा रहे थे। वो मेरा कैनरा बैंक का अकाउंट मैंने कई साल पहले, 4-5 साल पहले बनवाया था, लेकिन उसकी पासबुक कुछ भी मेरे पास यूज़ में नहीं थी उस टाइम पर, इसलिए मैं चेक नहीं कर पाया। आपने चेक नहीं किया, लेकिन आपके पास इतना वक्त था कि आप अगर दूसरों से भी कंसल्ट शेयर करता अगर मैं, तो शायद ऑफिस में मुझे लोग बता देते कि ये फ्रॉड है। वो मैंने शेयर नहीं किया। मुझसे वो कह रहे थे नेशनल सीक्रेट है ये। किसी वीडियो कॉल पे मेरे से कह रहे थे कि चारों तरफ घुमा कर दिखाओ कैमरा को कि कोई तुम्हारे आसपास नहीं बैठा हुआ है। तो वो मैंने दिखाया तो वो लोग श्योर थे कि ये इसके आसपास कोई नहीं है। अब ऐसे एक के बाद एक कई केसेस हैं। इन केसेस को दिखाने का हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि इनसे देखकर सीख लीजिए, क्योंकि इनमें से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने समझदारी और सूझबूझ से अपने आप को बचा लिया ठगे जाने से, और कुछ ने ठगने के बाद अपने आप को, अपने पैसे गंवाने के बाद अलर्टनेस फिर भी दिखाई और अपने पैसे वापस भी ले लिए, और किसी ने आखिरी लास्ट पॉइंट पे पहुंचकर सूझबूझ के साथ हमसे संपर्क किया और वो क्राइम से बच जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सब कुछ गंवा दिया और इंतजार कर रहे। पैसे तो नहीं मिले इकरार साहब अभी तक आपके? अब 30 सेकंड में अपने एक्सपर्ट्स के पास चलूंगा, उनसे फाइनल कमेंट लूंगा। सबसे पहले साक्षर, अब बताइए ऐसे केसेस में क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मेरा सबसे बड़ा मैसेज यही है, आज हम डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहे हैं। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं मानता हूं अवेयरनेस यहाँ रुकनी नहीं चाहिए। जब हम यहाँ डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहे हैं तो क्रिमिनल्स कुछ और नई प्लानिंग कर रहे हैं। तो आम जनता को एक मेरा मैसेज है कि आप अवेयर रहें जो आपके आसपास साइबर क्राइम हो रहे हैं, लेकिन कभी भी ये ना सोचें कि हमें सब पता है। आप देखिए, हर हफ्ते हर महीने कुछ नए नए क्राइम आते रहेंगे, तो रेगुलर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। वेदभूषण जी, देखिए, जो साइबर क्राइम है उसके बारे में जो आईटी एक्ट है या भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो प्रोविजंस हैं वो बहुत लचर हैं और बहुत कमज़ोर हैं, और इन्हीं कमजोरियों का फ़ायदा इस तरह के अपराधी उठाते हैं। इसलिए आपको ही जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को अपडेट रखें। तमाम जिस तरह की भी जानकारियाँ सोशल मीडिया से, अखबार से, तमाम चीज़ों से आपको आ रही हैं, अपने आप को इस युग में रखें। आज में जिएं, विगत में ना जिए, तभी आप इन चीज़ों से ओवरकम कर पाएंगे। अपनी मेहनत की कमाई, अपना मेहनत का पैसा बचा पाएंगे। गोस्वामी जी, फाइनल कमेंट 30 सेकेंड सर। देखिए, 2-3 चीज़ें, मैं 3 चीज़ें बताना चाहूँगा कि पहली बात है कि आप सोशल मीडिया पे बहुत सतर्कता के साथ व्यवहार करें। अक्सर आप सोशल प्लेटफॉर्म पे अपने फ्रेंड्स बनाते रहते हैं, अनावश्यक फ्रेंड ना बनाएं, सोच समझ करके फ्रेंड बनाएं, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी किसी भी टाइप का क्राइम हो, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट हो, विशिंग हो, फिशिंग हो, कुछ भी है, उसमें कभी भी आप अपनी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। जैसे आप अपना आधार कार्ड नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर की और डिटेल्स, आप अकाउंट की डिटेल, OTP। एक मैं और कहना चाहूँगा, जो QR कोड होता है, QR कोड से केवल आप पैसा भेज सकते हैं। QR कोड से आपको पैसा कभी वापस नहीं मिलता है। QR कोड के भी बहुत सारे केस हमारे यहाँ रिपोर्ट हुए हैं पुलिस में। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और जैसे ही अगर आपको कोई घटना आपके साथ हो जाती है तो आप तुरंत उसको 1930 जो नेशनल
क्राइम साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, उस पर आप सूचित करें, लोकल पुलिस स्टेशन को बताएं, अपने बैंक को तत्काल सूचित करें। सभी के टोल नंबर होते हैं और ये नंबर आप अपने पास रखें। हर सजग नागरिक को इन नंबर का बहुत बहुत शुक्रिया गोस्वामी साहब आपका भी हमसे जुड़ने के लिए। वेदभूषण जी आपका भी, साक्षर आपका भी। एक बात जो बहुत ज़रूरी है, इन पॉइंट्स का ध्यान रखिए, क्योंकि आप जितना अपने आप को अवेयर रखेंगे ना उतना अलर्ट रहेंगे। क्योंकि आप हो सकता है अपने काम में बिजी हैं, लेकिन वो जो ठग है ना उनका काम यही है कि उस व्यस्तता में आपसे अपना काम वो कैसे निकाले, और उस चतुराई के साथ वो हर एक छोटी और बड़ी चीज़ों पे वर्क करके आपको लूटने की तरीके पे काम करते हैं। इससे सजग रहिए, हम आपके साथ हैं, हमारी मुहिम हमेशा आपके साथ जुड़ी रहेगी। आपसे जुड़े मुद्दों को हम इस पंचायत में उठाते भी रहेंगे। ख्याल रखिए। नमस्कार।